हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पहले वीडियो में हम लोग ने समझने की कोशिश की थी कि कैसे यूरोपियन पावर फ्रेंच, डच, डेन्स, ब्रिटिश, पोर्टुगीज आपस में लड़ रहे थे अपने आप को सुपीरियर फोर्स साबित करने में इंडिया में। और बाद में हम लोग ने देखा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को इंडिया में कंसोलिडेट करता है। ठीक है, बाय वेजिंग अ वॉर और बाय सम एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म और बाय सम डिप्लोमेसी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में सिर्फ जो वेज द वॉर जैसे कि बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, ये सब एरिया पे कॉप्चर करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि बंगाल बहुत रिचेस्ट प्रोविंसेस था। ठीक है, उसको 3,000 रुपये दे के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे ट्रेड राइट्स हासिल कर लिया था फरमान के द्वारा। ठीक है, लेकिन यार जितने भी गवर्नर आए हैं बंगाल में, जैसे तुम मुर्शीद कुली खान को ले लो, सुजाउद्दीन को ले लो, सरफराज को ले लो, अलीवर्दी खान को ले लो, ये लोग सब यार हमेशा रजिस्ट किए हैं इस प्रिविलेज को, क्योंकि बहुत ही लॉस होता था यार उनको प्रोविंशियल गवर्नर को। ठीक है, ये लॉस किए होता था। लेकिन असली टसल तब शुरू देखने को मिलता है, जिसको आप लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं आगे चल के, वो जब सिराज उद दौला थ्रोन पे बैठता है। सिराजुद्दौला थ्रोन पे तो बैठ जाता है, पर लेकिन इसका जो कोर्ट फैक्शन था वो बहुत ही हॉस्टाइल था सिराजुद्दौला से। जैसे तुम उसका मीर जफर ले लो, उसका कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी को। ठीक है, बाद में चल के मीर जफर को हटा दिया था। ठीक है, किसी और को बैठा दिया था मैं। ठीक है, उसको तुम इसका खुद का मतलब आंट मतलब जो घसीटी बेगम है, उसने भी उसके खिलाफ हॉस्टाइल थी। ठीक है, उसको भी डाइवर्स्ट कर दिया था उसके ट्रेजरी से बाद में चल के सिराजुद्दौला। फिर इसका क्या कहते हैं, शौकत जंग था जो नवाब ऑफ पूर्णिया था। ठीक है, उसको भी मतलब इसको हॉस्टाइल था, इसलिए इसको बैटल में इसको मारना पड़ा था। समझ रहे हो। और जितने भी कोर्ट फैक्शन थे, जैसे कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, बैंकर्स थे, ओमीचंद, राय दुर्लभ, राय बल्लभ, ये सब थे ना, ये लोग भी इसके हॉस्टाइल थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाए हुए थे। ठीक है, ये हाथ मिलाए हुए थे, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि हाँ वेज करेंगे वॉर तो आराम से जीत जाएंगे। ठीक है, और वैसा ही हुआ। सबसे पहले देखो, वो लोग ने मतलब काउंटर मतलब समझो कि ऐसा स्टेप लेने लगा जो मतलब प्रोवोक किया सिराजुद्दौला को। सबसे पहले वो कोशिश किया कि ट्रेड डस्टर को तो मिसयूज़ करता ही रहता था हमेशा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जो दिया गया था। दूसरा यार, वो लोग बिना परमिशन से सिराजुद्दौला के फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया कि हाँ हम कलकत्ता को फोर्टिफाई करेंगे। तीसरा भाई एक और वो लोग सीन कर दिया कि यार वो लोग ने एक पॉलिटिकल अजाइलम था कृष्णा दास, जो राय दुर्लभ ये सब का बेटा था, जो मतलब लार्ज सम ऑफ मनी मतलब सिराजुद्दौला का मतलब बंगाल का लेकर भाग गया था और देने से मना कर रहा था, और वो लोग को अजाइलम दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये सब भाई प्रोवोक किया सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को लगता था कि सिराजुद्दौला मेरे ट्रेड प्रिविलेज को कम कर देगा, इसलिए टसल का ग्राउंड बन गया था और बैटल ऑफ प्लासी फॉट हो गया। बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा बैटल है जिसके लिए बोला जाता है कि बैटल लड़ने से पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीत गया था, क्योंकि भाई जितने भी कोर्ट फैक्शन थे सब उसके तरफ थे यार। ठीक है, वो लोग भाई लड़ के भी क्या करेगा, सब जितने भी उसके कमांडर इन चीफ थे सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे भाई, बहुत ही ब्रेवली लड़ा। लेकिन भाई सिराजुद्दौला हार गया और उसको मार दिया गया। ठीक है, मार दिया गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर के साथ ट्रीटी साइन किया। मीर जफर बोला कि हाँ हम मीर जफर को राजा बना दिया गया। ठीक है, मीर जफर ने प्रॉमिस किया कि हम आपको मिदनापुर, बुड्डवान, चित्तागोंग ये सब एरिया दे देंगे, ब्ला ब्ला एरिया। हम बोला कि हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, जाइए आप साउथ में अपना टेरिटरी को एक्सपैंड कीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ बोला, समझ रहे हो, ये सब चीज़ बोला। मीर जफर बन तो गया नवाब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा होगा यार मीर जफर तो अपना आदमी है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन मीर जफर भी इरिटेट होने लगा जब यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार उसके अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा था। समझ रहे हो यार, इंटरफेयर कर रहा था, इसलिए भाई उसने इसका अब विरोध करना का शुरू किया और डच के साथ कोल्यूड हो गया। ठीक है, डच के साथ कोल्यूड हो गया और चिंसुरा में। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यार बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उसमें बहुत ही पावरफुल होते जा रहा था। उसने यार डच को हरा दिया। बैटल ऑफ बेदारा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। बैटल ऑफ बेदारा 1758 में डच को हरा दिया और मीर जफर पैसा तो पे कर नहीं पा रहा था। ठीक है, इसलिए उसको फोर्स किया, देखा कि हाँ भाई ये लोग रिवॉल्ट भी कर रहा है, जो 5 लाख देने का वादा भी किया तो वो भी पे नहीं कर पा रहा है। इसलिए भाई उसको बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको 1500 रुपये एनुअली देते हैं पेंशन के रूप में, आप यहाँ से राजा गद्दी छोड़ दीजिए। और उसको छोड़ना पड़ा। फिर कौन आता है, मीर कासिम आता है, 1760 का ट्रीटी साइन करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ। वही सेम प्रॉमिस करता है कि हम आपको मिदनापुर, बुड्डवान, बदनागोंग देंगे, जितना भी रेस्ट ऑफ द मनी बचा है हम आपको दे देंगे, ब्ला ब्ला थिंग्स दे देंगे। समझ लो, यही सब चीज़ साइन किया।
ठीक है। नवाब टेरिटरी का जो भी नवाब का फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फ्रेंड है वो उसका फ्रेंड होगा, दुश्मन होगा, वही सब ब्ला ब्ला थिंग्स, जो नेचुरल थिंग्स वही सब किया, ठीक है, फॉर्मेलिटी वाला थिंग, ठीक है। लेकिन यार बन तो गया नवाब मीर कासिम, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये पपेट बन के आएगा सामने, पर लेकिन ये पपेट नहीं बना। इसने यार धीरे धीरे अपना अच्छा काम शुरू करने लगा। सबसे पहले इसने अपना सेफ डिस्टेंस कलकत्ता से मेंटेन किया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपना हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया और अपने पूरे आर्मी को वेस्टर्नाइज मॉडल में डेवलप करने के लिए शुरू करने लगा। और जितने भी उसके मेन थे उसको अपने मतलब जो कॉन्फिडेंशियल मेन होते हैं ना, जिस पे वो विश्वास कर सकता है, उसको मतलब वो वहाँ पे डालने लगा, ठीक है, ये सब डालने लगा। फिर देखने को मिलता है कि ट्रेड परमिट्स के ट्रेड दस्तक जो है उसके कारण भाई उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू होने लगता है, ठीक है। इसलिए भाई वो अटैक कर देता है, लेकिन अटैक करने के बाद मीर कासिम अटैक कर देता है ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को, लेकिन बाद उसको हार का सामना करना पड़ता है। और हारने के बाद वो सीधा चला जाता है कहाँ पे, अवध चला जाता है। अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला था। अवध चला जाता है, अवध के नवाब के साथ और मुगल एम्पायर शाह आलम टू के साथ उसने ट्रीटी साइन करता है। ट्रीटी साइन करने के हम तीनों मिल जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खदेड़ भगाड़ते हैं, ठीक है, खदेड़ भगाड़ देते हैं। इन दोनों अलाइंस हो गया। लेकिन यार जैसे ही अलाइंस हुआ वैसे ही हेक्टर मुनरो का फोर्स आता है अपने लार्ज फोर्स के साथ इन लोगों को मतलब हराने के लिए, और आता है। सिंपल सा बात है भाई, बैटल ऑफ बक्सर इसको कहते हैं। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर को लड़ा गया था ये बैटल, ठीक है। आता है और पूरी तरह से दोनों के फोर्स को डिफीट कर देता है, समझ रहे हो। बैटल ऑफ बक्सर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में क्या था यार, पहले से फिक्स था कि हाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगा, मतलब कोई भी मतलब अपना मिलिट्री प्रोग्रेस को नहीं दिखाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में दिखाया कि खाली उसने नवाब ऑफ अवध को नहीं हराया है, उसने मुगल एम्पायर को हराया है। उसने अपनी पोजीशन को यहाँ पे रखा है कि हाँ हम भी नॉर्दर्न इंडिया के अब राजा बनेंगे, हम पूरे इंडिया में मेरा सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो सकता है, मतलब एक कंटेंडर्स फॉर पावर्स के रूप में इमर्ज हो जाता है, समझ रहे हो। इसके बाद 1765 की ट्रीटी साइन होती है, इलाहाबाद ट्रीटी साइन होती है। पहले तो दोनों के साथ करता है, ठीक है, शाह आलम टू के साथ करता है और शुजाउद्दीन के साथ करता है। शुजाउद्दीन को फोर्स करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि तुमको इलाहाबाद और कारा देना पड़ेगा, समझ रहे हो, तुमको 50 लाख पे वॉर इंडिमिनिटी देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तुमको बलवंत सिंह जो जमींदार है बनारस का, उसको तुमको फुल पोजीशन देना पड़ेगा, उसको तुम हटा नहीं सकते हो, ठीक है, ये सब दे दिया, ठीक है। उसके बाद शाह आलम टू को बोलता है कि जो तुमको इलाहाबाद अब मिला है तुमको वहाँ पे रहना पड़ेगा, समझ रहे हो। तुम उसको बोलता है, फोर्स करता है शाह आलम टू को फोर्स करता है कि नहीं, आपको 26 लाख आपको मुझे मतलब फरमान इशू करना पड़ेगा दीवानी राइट्स का, बंगाल उड़ीसा और बिहार, ये सब का, ठीक है। हम आपको 26 लाख रुपए देंगे, ठीक है, आप मुझे फरमान दीवानी राइट्स इसको इशू कर दो, और कर देता है। लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि आपको मुझे 53 लाख रुपए देना पड़ेगा, किस लिए, निजामत फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। निजामत फंक्शन क्या होता है, जैसे जुडिशरी, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग फंक्शन, ये सब फंक्शन के लिए। देखो कैसे चाल चलता है साला ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरी तरह से वो लोग कैप्चर, मतलब समझो कि पूरा मीर कासिम पूरा ट्रैप्ड हो गया ये सब चीज़ में, और उसको देना पड़ा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आता है यार, डूल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेता है, मतलब समझ रहे हो कि मतलब रूल रहेगा कंपनी का भी और तुम्हारा नवाब का रहेगा। लेकिन यार नवाब मनी के लिए भी, रिसोर्स के लिए भी, आर्मी के लिए भी डिपेंडेंट रहेगा किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि वह रिसोर्स भी वही कर रहा है, आर्मी भी वही कैप्चर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण देखने को मिलता है कि जो डूल गवर्नमेंट है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन लेके आ जाता है बंगाल में भाई, क्योंकि यार किसी को कुछ पड़ा ही नहीं रहता इस समय यार, ना तुमको नवाब को फिक्र है अपने पीपल का, ना ईस्ट इंडिया कंपनी को फिक्र है पीपल का। पूरी तरह से भाई वो ऑब्जेक्ट पॉवर्टी में, जो इतना रिच प्रोविंसेस था पूरा पॉवर्टी में जाने लगता है, समझ रहे हो, जाने लगता है। इसलिए आगे चल के देखने को मिलता है कि वैन हास्टिंग इसको हटा देता है, इस डूल सिस्टम को, ठीक है, और बंगाल की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। 1765 इलाहाबाद के ट्रीटी के बाद ये सब देखने को मिलता है। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, ठीक है। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो लोग यार मैसूर की तरफ चला जाता है। मैसूर में देखो, मैसूर में जो पहले जो वहाँ का राजा जो होता है वो कृष्णा राजा, मतलब उडेयर्स वहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है, उडेयर्स रूल करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक शख्स आते हैं हैदर अली, और हैदर अली उसका बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली यार 1721 में जन्म लेता है, लेकिन 1761 तक आते आते वो पूरे डिफैक्टो हेड बन जाता है मैसूर किंगडम का।
क्यों बन जाता है? क्योंकि यार मैसूर को ना बार बार मराठास अटैक कर रहे हैं, बार बार निजामी फोर्स अटैक कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही वीक होते जा रहा था। उस समय उसको एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो मतलब अपने डिप्लोमेटिक स्किल से मतलब ये सब फोर्स को टैकल कर सके। और हैदर अली आता है वहाँ पे, और आते ही दोडबल्लापुर, सीरा, बेडनूर, होसकोटी सबको कैप्चर कर लेता है। समझ रहे हो? कर लेता है। लेकिन यार जब मराठाज रिकवर करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद माधव राव के अंदर में, तो वो भाई हैदर अली को डिफीट कर देते हैं, बार डिफीट कर देते हैं, बहुत सारा टेरिटरी ले लेते हैं और उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है पीस स्टैब्लिश करने के लिए मराठास को। लेकिन जैसे ही माधव राव डेड करता है, हैदर अली वापस से फॉर्म में आ जाता है और बहुत सारे अपने जितने भी टेरिटरी कैप्चर उसको रिकवर कर लेता है और एक्स्ट्रा भी कर लेता है। समझ रहे हो? ये सब देखने को मिलता है मैसूर किंगडम के पास। ठीक है, देखो सबसे पहले देखने को मिलता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ने तो हम लोग सुनते होंगे। ठीक है, तो लॉर्ड वेस्टलेस के अंदर लड़ा गया था। देखो क्यों लड़ा गया था? देखो यार जो भी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो यार अपना मतलब अलायंस बना रहा था। मतलब देखो हैदर अली का मतलब ज़्यादा पावरफुल होना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा था, मद्रास के लिए, क्योंकि थ्रेट हो सकता था क्योंकि मलाबार कोस्ट को मतलब बहुत ही अच्छा तरह से चला रहा था हैदर अली, जिस कारण उसको प्रॉब्लम था। ठीक है, फ्रेंच के साथ भी उसका अलायंस था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम था। इसलिए वो ये मौका खोजा था कैसे हैदर अली के पावर को कम कर सके और उसको सब्सिडी अलायंस के अंदर में ला सकें। ठीक है, इसलिए यार सबसे पहले उसने निजाम ऑफ हैदराबाद को फोर्स किया कि आप मुझे नॉर्दर्न सर्कस दो, हम आपको इसके बदले में आपको प्रोटेक्ट करेंगे हैदर अली से। ठीक है, इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ और मराठा के साथ में अलायंस बना लिया। लेकिन हैदर अली भी बुड़बक थोड़ी था। हैदर अली डिप्लोमेटिक स्किल का अपना नमूना दिखाया और मराठा को पैसा दे दिया। मराठा क्या था भाई, उसको पैसा दे देगा तो पैसा उसको दे दिया और वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और निजाम को बोला कि हम जो भी कॉन्कर करेंगे टेरिटरीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और उसको अपना अलाई बना लिया। और अपने अलाई बनाने के बाद निजाम के साथ मिल के हैदर अली नवाब आरकोट को हरा दिया। ठीक है, वो ऐसे चलता रहता था सिंपल। अचानक से उसका दिमाग की बुद्धि थोड़ी चेंज हुई और जैसे ही तुरंत ही मद्रास के गेट के पास पहुंच गया। जैसे ही मद्रास के गेट के पास पहुंचा ना भाई, वैसे ही पूरा तहलका मच गया वहाँ के पीपल पे। और उसको वहाँ का पीपल फोर्स करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप यार ट्रीटी साइन करो यार, खतरा है बहुत, आ देगा, मार देगा, छीड़ देगा, जो कर देगा। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करना पड़ा ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से। ट्रीटी ऑफ मद्रास बोलता है कि हाँ, जितने भी प्रिजनर्स थे सबको रिस्टोर करो और म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स को मतलब मेंटेन करो। ठीक है, ये हो गया। और प्रॉमिस किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि अगर मैसूर को कभी भी कोई अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट मैसूर वार का कहानी। फिर पहुंचता है, चीज़ आगे बढ़ोगे तो सेकेंड मैसूर वार आता है। सेकेंड मैसूर वार में क्या होता है? सेकेंड मैसूर वार में जब मराठास ने मैसूर को अटैक किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आया, क्योंकि भाई धूर्तबाज थे उन लोग, हमेशा से यार ट्रेजरी करते रहे हैं। ठीक है, लोग कभी भी अपने वर्ड्स पे कमिटेड नहीं रहे हैं। ठीक है, तो नहीं आया, उनमें अक्यूज़ किया हैदर अली ने कि आपने यहाँ पे नहीं आया। और दूसरे समय पे देखने को मिलता है किसी समय में कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया और फ्रांस अलग साइड, ब्रिटेन अलग साइड, और फ्रांस का साथ कौन दे रहा है? ये दे रहा है, क्या नाम है, हैदर अली, जिसकी प्रॉक्सिमिटी फ्रांस के साथ है। तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे अच्छा थोड़ी लगेगा, तो वो प्रोवोक करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए उसने सोचा कि हम माही को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, माही को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन हैदर अली को मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि ये तो भाई मेरे अंदर आता है, ये तो मेरे सॉवरेनिटी के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहा है। तो भाई वर्ड छेड़ दिया हैदर अली। समझ रहे हो? हैदर अली वर्ड छेड़ तो दिया, फिर उसके बाद बहुत अच्छा से लड़ा, वार छेड़ दिया। ठीक है, मान गए। उसके बाद सीधे आरकट को कैप्चर कर लिया और कोलोनल बेली जो था उसका कमांडर, उसको डिफीट कर दिया। पर लेकिन इसी समय पे सर आयरी कूटी आते हैं। सर आयरी कूटी जितने भी उसका अलायंस था, जो मतलब डिप्लोमेटिक स्किल से बनाया था हैदर अली, जैसे कि मराठा से निजाम से, उसको डिटैच करता है एक दूसरे से। ठीक है, और लेकिन तब भी हैदर अली बहुत ही ब्रेवली फाइट करता है और सिंपल एक डिफीट को सामना करना पड़ता है पोर्टो नोवी में। पर लेकिन बाद में भी वो अपने फोर्स को रिग्रुप कर लेता है और उसके कमांडर को कैप्चर कर लेता है, ब्रेथवेटी को। ठीक है, लेकिन इसके बाद हैदर अली की डेथ हो जाती है कैंसर से, ऐसा बोला जाता है। फिर उसका बेटा बागडोर संभालता है। 1-1.5 साल तक लड़ाई चलती है, पर लेकिन कोई भी कंक्लूसिव मतलब सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। इसलिए बोथ साइड डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीस करते हैं और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वही यार, जितना भी टेरिटरी था जो था सबको वापस करने की बात होती है। ठीक है, फिर आता है थर्ड
ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये वैरन हेस्टिंग के अंदर में लड़ा गया था। ठीक है, थर्ड आता है तुम्हारा थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो किस लिए होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार यार? थर्ड एंग्लो मैसूर वार सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान का भाई टीपू सुल्तान का डिस्प्यूट होने लगता है रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर के साथ, क्योंकि ट्रेवेनकोर ने जल्लाकोतोर और कन्नौज को खरीद लिया था कोची स्टेट से। लेकिन कोची स्टेट फ्यूडिटरी था टीपू का। इसको लगा यार ये मेरा सॉवरेनिटी पे फिर से हमला कर रहा है यार, तो भाई वो डिक्लेयर वॉर कर दिया ट्रेवेनकोर के राजा के समझ रहा है, सॉरी, डिक्लेयर वॉर कर दिया। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भाई मौका चाहिए था, उसने ट्रेवेनकोर का साथ दे दिया और टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया। लेकिन टीपू सुल्तान भाई फाइटिंग प्रोवेस बहुत बढ़िया था उसका, लेकिन उसका डिप्लोमेटिक स्किल अच्छा नहीं था, हैदर अली जैसा नहीं था, क्योंकि हैदर अली हमेशा से मराठा और निजाम को अपने साथ मिला के लड़ने की कोशिश किया था। लेकिन यार ये लोग ऐसा टीपू सुल्तान ऐसा कोशिश नहीं किया। ठीक है, लेकिन पहले देखने को मिला है जनरल मिडोस को तो हरा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जैसे ही आता है कॉर्नवालिस यार पूरी तरह से निजाम्स को और मराठास को अपने तरफ करता है और सेरिंगापट्टनम को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अलाइंस पहले हुआ करता था टीपू का, हैदर अली का, वो भाई उसके तरफ चल गया था और अगेंस्ट टीम था, तो टीपू को हार का सामना करना पड़ा और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन किया। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि उसको बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि आपको 3 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, आधा पैसा अभी दीजिए, आधा पैसा बाद में इंस्टॉलमेंट में पे करते रहिएगा, लेकिन आपका मैं 2-3 सन जितना है मैं आप हॉस्टेज में रख लेता है। बारामूल हो गया, डिंडीगुल हो गया, मलाबार हो गया, सब कैप्चर कर लिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी। जितने भी एरिया हैं कृष्णा टू पेन्नार रिवर सब निजाम को दे दिया गया। तुंगाभद्रा रिवर का जितने भी एडजॉइनिंग टेरिटरी है सब मराठास को दे दिया गया। समझ रहे हो कैसे हुआ? ये तो हो गया, बहुत इतना ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था। ये तो चलते रहा। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम भाई 1792 मतलब 91 तक लड़ा गया था। 1792 से लेकर 1799 तक टीपू और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर को रिग्रुप किया, मतलब रिगेन किया। ठीक है सर, देखने को मिलता है कि सारा जितना भी पैसा था सब पे कर दिया टीपू सुल्तान और अपने बेटे को छुड़वा लिया। 1796 में देखने को मिलता है कि उसका जो हिंदू राजा था उदयस वो मर गया और टीपू सुल्तान बोला कि नहीं, हम कोई भी रूलर को इसके माइनर सन को नहीं बैठाएंगे गद्दी पे, हम खुद राजा बनेंगे। वो खुद राजा बन गया और बोला कि हम डिफेंस जो भी मेरा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ह्यूमिलेशन हुआ है, मैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से उसका रिवेंज लेंगे। समझ रहे हो, रिवेंज लेंगे। इसी समय आता है वेलेस्ली को तो जानता ही है भाई, सब इम्पलिस्टिक कोर था। वो अक्यूज़ किया टीपू सुल्तान को कि आप पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ के ट्रेजरी कर रहे हैं, आप पे अलायंस बना रहे हैं जमन शाह अफगानिस्तान के राजा के साथ, फ्रेंच के आइली मॉरिशस यूनियन ये सब के साथ मिलके, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये सब मिलके बना रहे हैं। ठीक है, और टीपू सुल्तान अपना एग्रीमेंट अपना बात रखा, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया क्योंकि यार अटैक करना था उसको। ठीक है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, अटैक कर तो दिया। फिर शुरुआत में यार टीपू सुल्तान शुरुआत से ही हारने लगा। जनरल स्टुअर्ट पहले आके हराया, जनरल हैरिस आके हराया। ठीक है, क्योंकि सर जितना भी मराठास था, निजाम था, सब भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने लगे थे। ठीक है, और पूरी तरह से अपना आखिरी दम तक टीपू सुल्तान अपना जान को वहाँ पे लड़ते मर गया, लड़ते डेथ हो गए। इनके फैमिली को इंटर्न कर लिया गया बेल्लौर में, इनका जितना भी प्रॉपर्टी सबको कन्फिस्केट कर दिया गया। समझ रहे हो? और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी के डायनेस्टी का उदयर्स का मतलब कोई माइनर राजा को कृष्णा राजा 3 के नाम पे राजगद्दी पे बैठा दिया। समझ रहे हो कैसे चला? और मैसूर भी पूरी तरह से चला गया हाथ से। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा कहानी आता है तुम्हारा मराठास का। ये काम करते हैं यार, इस वीडियो में यार बंगाल और मैसूर तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, मैसूर एंड सिंध एंड लेटर पंजाब एरिया वाला पार्ट अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू।